नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 4 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 4 का नाम। मेरे प्यारे दोस्त, तो पेपर नंबर 4 का नाम बताया गया है संस्कृति का समाजशास्त्र। क्या बताया गया है? संस्कृति का समाजशास्त्र। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम संस्कृति का समाजशास्त्र है या नहीं है। है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच के जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 4 की तैयारी बहुत धड़ल्ले के साथ करवा रखी है, अभी जाके पेपर को चीर देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न पत्र को देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि सर ने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि बार बार सर बोल रहे थे कि पेपर का नाम ज़रूर मिला लीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे कर लेना है। बात करते हैं, इसमें हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपको एकदम से रट लेना है। क्या कर लेना है? रट, जिसे हम कंठस्थ कहते हैं, कर लेना है। जिससे आपको वो प्रश्न जैब से ही दिखाई पड़े, एकदम चीर फाड़ के रख दो तुरंत उसी समय। मतलब प्रश्न पत्र को नहीं चीरना फाड़ना है, मतलब लिख देना एक फ्लो में उठा के। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक प्रश्न करके, और उनका जवाब भी देंगे। पहले समझें कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब हमें कैसे देना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, संस्कृति क्या है स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, संस्कृति से संबंधित। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका आप जवाब देंगे कि संस्कृति से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा विचारों से है। मतलब कह रहे हैं कि संस्कृति का अभिप्राय हम उन वस्तुओं से लेते हैं या विचारों से लेते हैं जो व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? शुद्ध करते हैं। इस अर्थ में संस्कृति वह शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के अनुकूल करना सीखता है। मतलब कहते हैं कि अगर इस अर्थ में संस्कृति का अर्थ देखें तो संस्कृति का अर्थ जो है मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृति वह शिक्षा है जिसके द्वारा क्या करता है, व्यक्ति समाज से अनुकूल करना सीखता है। मतलब समाज के अनुकूल रहना सीखता है। उसके जैसा उसका नियम होता है उन नियमों का पालन करता है। एक समाज में जैसे व्यक्ति को रहना चाहिए ठीक उसी प्रकार से वो रहता है, जीवन वाहन करता है। आगे लिखते हैं, मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। कुछ क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्त? मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब कहते हैं कि जो मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं और व्यक्ति अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मतलब वो समाज में एक व्यक्ति के तौर पे गिना जाए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे गिना जाए, उसको सम्मान मिले, एक जैसे दूसरों लोगों को मिल रहा है वैसे उसको भी मिले। उसको बनाए रखने के लिए मेरे प्यारे दोस्त उन आवश्यकताओं को उसे पूरा करना होता है जो उसकी कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। लिखते हैं कि इस प्रकार वह किसी न किसी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी न किसी व्यवस्था को विकसित करता है। वो क्या करता है? कोई ना कोई व्यवस्था क्या करता है? विकसित करता है। यह संपूर्ण व्यवस्था ही क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। तो आई होप संस्कृति के बारे में आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसकी एक थोड़ी बहुत 2-3 लोगों की परिभाषा भी देख लेते हैं कि उन लोगों ने संस्कृति के बारे में क्या कहा है। जैसे आपके पहले आ जाते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय के, देखें तो उन्होंने बताया है कि संस्कृति में पूर्णता का समिष्टि तथा ज्ञान की खोज का समावेश होता है। क्या बताते हैं? जो संस्कृति है इसमें पूर्णता का समानिष्ट होता है और साथ ही साथ ज्ञान की खोज का समावेश भी होता है। ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय जी बताते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त टी एस इलियट महोदय। तो उन्होंने बताया है, टीलियस जी ने क्या बताया, टी एस इलियट जी ने बताया है कि जीवन संस्कृति का एक अंग है। जीवन हमारा क्या होता है? संस्कृति का एक अंग है, परंतु इसके विशाल रूप, मतलब इसका जो बिगेस्ट रूप हो सकता है कि विषय में मानव अनभिज्ञ रहता है। मतलब कह रहे हैं इसके जो विशाल रूप होते हैं उस विषय से मानव क्या रहता है? अनभिज्ञ, मतलब उससे परिचित नहीं हो पाता है। ये आपके कौन कहते हैं? टी एस इलियट महोदय जी कहते हैं। अगला बात करते हैं रॉबर्ट वीर स्टीट जी के बारे में। तो रॉबर्ट वीर स्टीट जी ने लिखा है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। क्या है? एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वह समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं। वे कौन कौन सी वस्तुएं जिनके ऊपर हम विचार करते हैं, जिनके ऊपर हम कार्य करते हैं? ये मेरे प्यारे दोस्त वो सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? उसके अंदर जो है सम्मिलित की जाती हैं। समाज के सदस्य होने के नाते
अपने पास रखते हैं। अब समाज के सदस्य होने के नाते क्या करते हैं, उन चीज़ों को अपने वो पास रखते हैं। ये कौन लिखते हैं, ये आपके रॉबर्ट बीर स्टीट जी लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ये 3 परिभाषाएँ भी जो है आप संस्कृति के बारे में लिख सकते हैं। तो आई होप आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो दोबारा चला के देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। क्लिष्ट वर्डों का प्रयोग किया जाता है आपको यहाँ पे समझाने के लिए कोई किताबों वगैरह में, तो इससे चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन जब 1 से 2 बार आप देखेंगे चीज़ों को तो आराम से वो समझ में आ जाएँगी, ठीक है। चलिए, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने और कब तथा किस पुस्तक में दिया था। जो संस्कृति विलंबना का एक सिद्धांत आया था, उसे किसने दिया था और कब दिया था और किस पुस्तक में दिया था, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पर देनी है। तो बात करते हैं संस्कृति विलंबना का सिद्धांत जो है मेरे प्यारे दोस्त, WF आगवर्न जी ने दिया था। किसने दिया था, WF आगवर्न जी ने दिया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में दिया था, जो 1922 में आई थी। कब आई थी, 1922 में आई थी। उसी में जो है इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से आप दूसरे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक संघर्ष किसे कहते हैं। सांस्कृतिक संघर्ष के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है आपका। तो इसके में बारे में आप लिखेंगे कि यह संघर्ष दो संस्कृतियों के बीच पाया जाता है। क्या किया जाता है, दो संस्कृतियों के बीच में जो संघर्ष पाया जाता है उसी को हम सांस्कृतिक संघर्ष कहते हैं। वास्तव में जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो पर संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति विरोध की प्रतिक्रिया एक ही साथ पाई जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब क्या होती है कि दो संस्कृति एक साथ आती है। देखिए, जैसे हर समूह में लोग जहाँ पे रहते हैं किसी ना किसी समूह में रहते हैं, कहीं ना कहीं पे इकट्ठा रहते हैं, तो उनकी संस्कृति अलग होती है। जैसे मान लीजिए जो विवाह का एक प्रक्रिया होती है, हमारे यहाँ पे दूसरी होती है, आपके यहाँ पे हो सकता है दूसरी होती हो, ठीक है। जैसे हम लोग अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, इन लोग इस जगह से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ की जो नियम है, प्रक्रिया है, वो आपको सुल्तानपुर से जैसे उधर आप बढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल चेंज मिलेंगी। और जब आप उन्नाव, कानपुर साइड, इलाहाबाद, बनारस इस साइड निकलेंगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जब दो संस्कृति आसपास में आती हैं तो बताते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण, मतलब कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में उससे वैसे का वैसा ही उठा लिया जाता है, अपने में सम्मिलित कर लिया जाता है। और पर संस्कृति विरोध, मतलब जो चीज़ें गड़बड़ होती हैं उनका वो विरोध भी करते हैं। मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको मिलाते भी हैं और साथ साथ जो गड़बड़ चीज़ें पाई जाती हैं उनका विरोध भी करते हैं। ये सारी चीज़ें दोनों एक साथ पाई जाती हैं। जब हमें यह भय हो जाता है कि दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति पर प्रभावी हो जा रही है, तो हम उस संस्कृति का घोर विरोध करते हैं। मतलब कहते हैं कि जब हमें ये लगने लगता है कि जो दूसरी संस्कृति है वो हमारे ऊपर प्रभावी हो रही है, हम लोगों को तरीके से कह सकते हैं कि परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है, तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। लिखते हैं यहाँ, यहाँ तक कि उसके, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक कि उसके अच्छे तत्वों का भी विरोध करने लगते हैं। मतलब कहते हैं जब ये हम देखते हैं कि कोई भी हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हमारी संस्कृति के ऊपर दूसरी संस्कृति हावी हो रही है, तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। और यहाँ तक करने लगते हैं कि जो उसकी अच्छी चीज़ें होते हैं, जो उसके अच्छे तत्व होते हैं, उनका भी हम विरोध करने लगते हैं उसी चक्कर में, ठीक है। आगे लिखते हैं, इस प्रकार दूसरी संस्कृति को सामंजस्य करने में कठिनाई आती है और फल स्वरूप दोनों संस्कृतियों में संघर्ष छिड़ जाता है। कहते हैं कि और जब हम विरोध करते हैं तो जो दूसरी संस्कृति होती है उसको सामंजस्य बैठाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं और इसके कारण से जो है संस्कृतियों में संघर्ष छिड़ जाता है, ठीक है। चलिए, चौथे नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो दिया गया है भौतिक संस्कृति का क्या तात्पर्य है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आप जवाब देंगे कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य के लिए किया गया है, जिसे हम छू सकते हैं। भौतिक संस्कृति आदिम समाज की तुलना में आधुनिक समाज में अधिक पाई जाती है। मतलब कहते हैं कि भौतिक संस्कृति जो होती है ये आपकी इसमें क्या होता है, मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है। मतलब मूर्त वस्तु का मतलब ये हुआ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और
उनका यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं इनको हम मूर्त कह देते हैं। तो मूर्त वस्तुओं का क्या होता है, समावेश होता है, जिनका निर्माण किसके लिए किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्यों के लिए किया जाता है। इसे हम छू भी सकते हैं, ठीक है। और लिखते हैं आगे कि भौतिक संस्कृति आदिम समाज, मतलब जो पहले का समाज था, पुराना समाज था, उसकी तुलना में आधुनिक समाज में अधिक पाई जाती है। ये भौतिक संस्कृति पहले के समय से ज़्यादा अब के समय में ज़्यादा देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे भौतिक संस्कृति के बारे में आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्या होता है? समावेश होता है। किनका समावेश होता है? जिनका कोई माप तौल आकार एवं रंग आदि नहीं होता है। जैसे आपने भौतिक संस्कृति में जो है देखा कि हम उन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं कि जो हमारे क्या होती हैं, जिनका जो मूर्त होती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें एकदम उल्टा हो जाती हैं जब हम अभौतिक संस्कृति के बारे में बात करने करने लगते हैं। ये चीज़ें अमूर्त होती हैं, इनका कोई रूप नहीं होता है, इनका कोई माप-तौल नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई रंग नहीं होता है। आगे लिखते हैं कि अभौतिक संस्कृति सामाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। इसके अंतर्गत प्रथाएं, परंपराएं, जनरीतियां, रूढ़ियां इत्यादि आती हैं। मतलब बताते हैं जो अभौतिक संस्कृति है मेरे प्यारे दोस्त, ये सामाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया। जब कोई भी बालक समाज में पढ़ता है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसका सामाजीकरण होता है, मतलब समाज में कैसे समायोजन स्थापित करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें जब वो सीखने लगता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जब वो सीखने की प्रक्रिया में आता है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि एक पीढ़ी पीढ़ी से उसके माता पिता अपनी संस्कृति को अपने बेटे के ऊपर थोपना शुरू करते हैं, उसको बताते हैं ऐसे आपको करना है, और वो दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ प्रथाएं आती हैं, कुछ परंपराएं आती हैं, जनरीतियाँ आती हैं, रूढ़ियाँ आती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी अभौतिक संस्कृति में आती हैं। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा एडवर्ड सफिर सपिर, कौन मेरे प्यारे दोस्त, एडवर्ड सपिर और बिज़म अ, बेंजामिन बेंजामिन ली हॉर्फ के कार्यों पर आधारित सिद्धांत माना जाता है कि भाषा वास्तव में सीमित करती है और आकार देती है कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखें। मतलब कहते हैं कि ये जो आपके आ जाते हैं, एडवर्ड जी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके ली हॉर्फ जी आ जाते हैं। इनके कार्यों पर आधारित सिद्धांत माना जाता है, मतलब इनके कार्यों पर एक आधारित सिद्धांत बनाया गया था जो बताता है कि भाषा वास्तव में सीमित करती है, क्या करती है, उन चीज़ों को सीमित करती है और आकार देती है कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखेंगे। वो आपकी सारी चीज़ें अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत ही आ जाती हैं। ये अभौतिक संस्कृति की अवधारणा के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अभौतिक संस्कृति के बारे में भी बता पाएंगे। बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक समाज में सदैव दो प्रकार की संस्कृति विद्यमान होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की संस्कृति विद्यमान होती हैं, एक तो भौतिक और दूसरी अभौतिक। बात करते हैं विकास के बहाव में दोनों आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे डेवलप होता है आपकी सोसाइटी, जैसे जैसे डेवलप होती है, जैसे जैसे वो ग्रोथ करती है, ये दोनों उन्हीं के साथ क्या होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। एक निश्चित समय के बाद भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक पीछे रह जाती है, और इन दोनों के बीच एक गैप या फिर आप कह सकते हैं खाई बन जाती है। इस खाई को ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना। बताते हैं कि जब समाज धीरे धीरे करके डेवलप करता है या ग्रोथ करता है, तो उसके साथ साथ हमारी जो दो संस्कृतियां विद्यमान होती हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक सांस्कृतिक, ये दोनों भी उसके साथ साथ ग्रोथ करती हैं। लेकिन क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब भौतिक संस्कृति आपकी आगे बढ़ जाती है और अभौतिक चीज़ें पीछे रह जाती हैं, तो इनके बीच में एक गैप बन जाता है, एक खाई बन जाता है। और जो खाई है या गैप है, इसी को मेरे प्यारे दोस्त हम सांस्कृतिक विलंबना कह देते हैं। फेयर चाइल्ड जी ने लिखा भी है कि संस्कृति के अंतः संबंधित
क्या मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृति के अंतः संबंधित अथवा अन्योन्याश्रित दो भागों के परिवर्तन की गति से समकालीनता के अभाव को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाएगा। मतलब बताते हैं कि संस्कृति जो मेरे मेरे प्यारे दोस्त होती हैं, इनके अंतः संबंध जो होते हैं, ठीक है, तथा अन्योन्याश्रित दो भागों में परिवर्तन की गति में समकालीनता के अभाव को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाएगा, जिसे संस्कृति में अव्यवस्था या कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो एक दो आगे पीछे हो जाती हैं, कि भौतिक आगे निकल गई या भौतिक पीछे निकल गई, तो इसको हम सांस्कृतिक पिछड़ापन कह देते हैं। और बताते हैं कि इससे क्या होता है, संस्कृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। ये आपके कौन कहते हैं, फेयर चाइल्ड जी कहते हैं। ठीक है, चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, पूछ रहा है आपसे कि सभ्यता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। सभ्यता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि सभ्यता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटस, कौन सा, सिबेटस तथा सिविस शब्दों से हुई है, जिनका अर्थ होता है क्रमशः नगर या नगर के निवासी। ठीक है, नगर या नगर निवासी इनका अर्थ होता है। इस दृष्टि से सभ्यता का अर्थ उन नगरों या नगर निवासियों से है जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करते हैं, शिक्षित हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल है। मतलब बताते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, अगर आप व्यवस्था का सभ्यता का निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ होगा, उन नगरों से हम लेंगे या उन नगर निवासियों से लेंगे, नगर या नगर में रहने वाले लोगों से लेंगे जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे हैं, वो अब लगातार अपना स्थान बदल नहीं रहे हैं, कुछ वर्षों से वो वहीं पे हैं या दो तीन चार पीढ़ी उनकी एक ही जगह पर चली गई। तो इस प्रकार से, और शिक्षित भी हैं, साथ ही साथ उनका व्यवहार कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, जटिल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ है, आप कह सकते हैं, एक दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मिले जुले रहते हैं। तो उसको हम क्या कह देते हैं, सभ्यता कह देते हैं। बात करते हैं अन्य शब्दों में, उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो जो उच्च होती है, उच्च संस्कृति होती है या विकसित संस्कृति होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसी को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं, उसी को सभ्यता कहते हैं। मैकाइबर एवं पेयस जी ने लिखा भी है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने लिखा है कि सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। मतलब कौन बताते हैं, आपके मैकाइबर जी बताते हैं कि जिस सभ्यता से हमारा अर्थ उस संपूर्ण प्रविधि से है तथा संगठन से भी है, मतलब वो सभी संगठन से, उस सभी प्रविधि से है, जिससे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने, मतलब जो उनके जीवन की दशाएं होती हैं उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखने के लिए मेरे प्यारे दोस्त प्रयत्न से बनाया है, उसी को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कह देते हैं। या आपके कौन कहते हैं, मैकाइबर एवं पेज महोदय कहते हैं। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताना है। तो हेडिंग आप डाल देंगे सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर। ठीक है, तो इसमें पहला जो अंतर आप लिखेंगे वो लिखेंगे, सभ्यता वह वस्तु है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। मतलब कहते हैं सभ्यता क्या है, हमारे पास है, एक ऐसी वस्तु है जो हमारे पास है, लेकिन और वो एक वस्तु है। सभ्यता क्या है, एक वस्तु है, जबकि संस्कृति क्या है, एक गुण है जो हमारे अंदर क्या है, वो व्याप्त है। दूसरा अंतर लिखते हैं, भोजन, परिधान, मोटर, महल तथा अन्य पार्थिव एवं भौतिक पदार्थ सभ्यता के उपकरण है। मतलब कह रहे हैं जो भोजन करते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, मोटर जो चलाते हैं, जिस महल में आप रहते हैं, या और सारे जो पार्थिव चीज़ें हैं या भौतिक पदार्थ हैं, ये सभी आपके सभ्यता कहलाते हैं, सभ्यता के उपकरण होते हैं। परंतु भोजन करने, वस्त्र पहनने, कला, ठीक है, मोटर चलाने तथा महल बनाने का जो कौशल होता है, ये आपकी संस्कृति होती है। ठीक है, ये आप इस प्रकार से दूसरा अंतर बता सकते हैं। तीसरे अंतर के बारे में बात करें तो तीसरा अंतर कहता है कि हमारी सभ्यता वह है मेरे प्यारे दोस्त
जिसका हम उपयोग करते हैं। हमारी सभ्यता क्या है? जिसका हम उपयोग करते हैं। हमारी संस्कृति वह है जो हम हैं। मतलब बताते हैं जो एग्ज़ैक्ट हम हैं वो हमारी संस्कृति है और जिनका हम प्रयोग करते हैं वो हमारी सभ्यता है। चौथा बताते हैं कि सभ्यता मनुष्य की कतिपय प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली उपयोगी वस्तुओं का नाम है। क्या बताते हैं? जो सभ्यता है मेरे प्यारे दोस्त वो मनुष्य की कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं उनसे जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं और जो हम जिनका उपयोग करते हैं उन्हीं उपयोग करने वाली वस्तुओं का नाम ही क्या है? सभ्यता है, जो साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। किसके रूप में? साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। संस्कृति में क्या मेरे प्यारे दोस्त संस्कृति में मनुष्य की ये क्रियाएँ व्यापार या अभिव्यक्ति निहित है जिन्हें वह साध्य के रूप में देखता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? साध्य के रूप में देखता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं 5वां नंबर जो अंतर है मेरे प्यारे दोस्त वो आपका बताया गया है। क्या बताया गया है? सभ्यता का संबंध भौतिक पदार्थों से है, संस्कृति का संबंध कला तथा बुद्धि जैसी अभौतिक वस्तुओं से है। तो आई होप ये आपका जो है अंतर वाला भी भौतिक और सॉरी संस्कृति और सभ्यता में अंतर वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। 5 अंतर अगर आप लिख देंगे बहुत है, ठीक है? बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं। तो वीडियो लगभग 20 से 21 मिनट का हो चुका है। अगर इससे लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग देखते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मिनट 20 मिनट वीडियो देखते हो और 1-1 घंटे हम अपना मेहनत करके निकाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि मेहनत तो हम यहाँ पे कर रहे हैं और आप लोग देखते नहीं हैं, तो उससे हम लोगों को भी क्या होता है? कष्ट होता है कि मेहनत कर रहे हैं और आप वीडियो देख नहीं रहे हो। तो इसलिए हम वीडियो सोचे हैं कि 18 से 25 मिनट के बीच ही बनाएँगे, जितने प्रश्न हो पाएँगे उतने को किया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। तो ये आज आपका पहला पार्ट है। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ कि सर दूसरा पार्ट जल्दी से लेकर के आइए। जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं दूसरा पार्ट लेकर के चलाऊँगा आपके लिए, ठीक है? तो फिर चलिए नए जोश, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।